यस प्रिया, एक बार फिर से कंफर्म कर देना, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आर वी ऑल बैक? प्रिया, रुतुल, दर्शिस, machine ideas. Yes, okay. तो न्यू चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म असेट्स। इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म असेट्स, ठीक है। सिंपल चैप्टर। कुछ चीजें ऐसी है जो या तो आपने कोई और प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ या फिर बीकॉम वगैरह में ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा। इतना फोकस नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे तो हम सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो डियर फ्रेंड्स बेसिक है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। सर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने का क्या मतलब? सिंपल, आपके सेविंग्स अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में 1 करोड़ का बैलेंस रखने का क्या मतलब? सेविंग्स में तो चलो 2% ऐसा कुछ इंटरेस्ट मिलता है, करंट में तो आपको चार्ज किया जाता है बैंक चार्जेस। तो बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी हो, कोई भी आइडल फंड बैंक में रखने का कोई मतलब नहीं होता है। सिंपल, ठीक है। नाउ इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। डेट सिक्योरिटीज, इक्विटी सिक्योरिटीज। यू आर फेमिलियर विद बोथ दिस, करेक्ट? पहली बार नहीं सुन रहे ना, पता नहीं ये कॉन्सेप्ट, डेट सिक्योरिटीज एंड इक्विटी सिक्योरिटीज, ठीक है। जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, करेक्ट। करते थे ना आप सॉन्ग कि भाई 7% डिबेंचर्स, उसका मतलब क्या होता था? 7% इंटरेस्ट मिलेगा। डेट सिक्योरिटीज और इक्विटी तो आपको पता ही है, इक्विटी शेयर्स। चलो सिंपल क्वेश्चन, रिस्क ज्यादा कहाँ है? टाइप करो चैट में, रिस्क हायर कहाँ पे, डेट और इक्विटी? रिस्क, रिस्क हायर कहाँ पे है? इक्विटी, 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 एकदम क्लियर है ये तो, ठीक है। सर रिस्क क्या होता है? रिस्क दो चीज की होता है। क्या कि एक तो आपको इंटरेस्ट यानी जो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो टाइम से मिलेगा कि नहीं, और उससे भी खतरनाक चीज क्या होती है? प्रिंसिपल ही गया तो, ठीक है। आप लोगों ने 7% इंटरेस्ट कमाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, 5 साल के लिए किया, 2 साल उसने टाइम से 7% इंटरेस्ट दिया, तीसरे साल से कंपनी गायब, तो हुआ ना रिस्क। तो रिस्क हायर कहाँ पे है? ऐसा रिस्क होता है, ठीक है, ये रिस्क की बात हो गई। रिस्क हायर कहाँ पे है? तो आप सबने बोला कि भाई सर इक्विटी में रिस्क हायर होता है। अब आपको बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट, फाइनेंस स्टूडेंट्स, रिस्क रिटर्न का रिलेशन पता है? करेक्ट, रिस्क रिटर्न गोज हैंड इन हैंड। जिसका रिस्क हाई उसका रिटर्न हाई, ऐसा ही चलेगा ना, अदरवाइज तो कोई हाई रिस्क प्रोडक्ट में जाएगा ही क्यों। तो जहां पे रिस्क हाई होता है वहां पे आप
रिटर्न भी हाई करने का चांस होता है। तो डिपेंडिंग कि आपको कितना रिस्क लेना है, कितना रिटर्न चाहिए, वो सब ध्यान में रख के लोग क्या करेंगे, ये दो चीजों में से इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, किसी को क्या है कि सर सेविंग्स अकाउंट में बहुत कम पैसा आ रहा है, लेकिन मैं इतना इक्विटी वाला रिस्क भी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि इक्विटी में भी आपको पता है ना कि वैसे जनरली रिटर्न क्या होता है, डेट फंड से ज्यादा ही आएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि देखे ना आपने काफी सारी कंपनीज जो स्टॉक क्रैश कर जाता है। तो इक्विटी तो कैसा होता है डियर फ्रेंड्स, कि अगर आपकी कंपनी का कोई नेगेटिव रिव्यू आया, मार्केट में कोई नेगेटिव पॉइंट आ गया, और अगर स्टॉक मार्केट पैनिक हो जाता है, तो आपको पता है ना लोअर सर्किट, स्टॉक मार्केट वगैरह आप ध्यान रखते हो कि नहीं? ये डियर फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन है ना, जैसे कि मान लो कि आपने 100 के रेट के ऊपर 1000 शेयर्स लिए थे, यानी आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 1 लाख का। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आया, ठीक है, और अगर ये क्रैश होना स्टार्ट हो जाता है, तो हर एक स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि वो लोग एक लिमिट रखते हैं, क्योंकि पैनिक में क्या हो जाता है कि पीपल स्टार्ट सेलिंग, मतलब सेलिंग का ऑफर स्टार्ट कर देते हैं। और जब आप पैनिक में सेल कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, 100 का ना मैं 90 में देने के लिए रेडी हूं। सर क्यों? क्योंकि हमें ऐसा है कि ये 1 लाख जीरो हो जाए, इससे अच्छा है कि 90,000 मिले और 10,000 का लॉस। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कोई ब्रेक नहीं मारी जाएगी, तो ये तो एक ही दिन में 100 90 90 होकर जीरो हो जाएगा। और कई बार तो क्या होता है, फिर बाद में पता चलता है कि ये सर ये तो रूमर गलत थी। तो ये रूमर के चक्कर में कोई अच्छी वाली कंपनी का शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ट्रेडिंग डे एंड होते होते। तो इसलिए जो रेगुलेटर होते हैं, मार्केट रेगुलेटर्स, ठीक है, तो यूएसए में सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, अपने यहाँ पे सेबी है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया होता है, उसने कंपनी के हिसाब से लिमिट रखा होता है। तो मान लो लोअर सर्किट लिमिट क्या है, 10%। तो जैसे ही आज का शेयर 100 से 90 होगा, फिर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, ताकि मार्केट को रिकवर होने का टाइम मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे फिर से। लेकिन आपको ट्रिकी बात पता है डियर फ्रेंड्स, जब कोई ऐसी न्यूज है जो पक्का है कि भाई कंपनी डूबेगी, तो दूसरे दिन जैसे ही मार्केट ओपन होगा ना, फिर से लोअर सर्किट। तो ये स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है कि आपकी आंखों के सामने आपका 1 लाख रोज 10% नीचे जाएगा, पर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोअर सर्किट ही जैसे लग जाएगी, सामने कोई बाहर आएगा ही नहीं। एट द एंड वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 1 रुपए के आजू बाजू 100 पैसों में आ जाएगा, जीरो में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इक्विटी का रिस्क समझ रहे हो, हाई रिटर्न्स तो होते हैं, लेकिन जब आप किसी रॉन्ग साइड ऑफ द स्टॉक हो जाओगे, तो आपकी आंखों के सामने आपका वेल्थ रिड्यूस हो रहा होगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इतना ज्यादा रिस्क होता है इक्विटी में, एंड वी नो कि भाई जितना रिस्क ज्यादा लोगे उतना रिटर्न ज्यादा। ठीक है, तो ये ध्यान में रख के कंपनी क्या करेगी, अलग अलग पोर्टफोलियो बना सकती है। या तो बोलेगा बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, ऐसा करके डेट में जा सकता है, या फिर क्या बोलेगा कि मैं मेरा जितना फ्री मनी है उसमें से 40% को मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, तो इतना अमाउंट में इक्विटी में लगा रहा हूँ, और बाकी 60% थोड़ा कम रिस्क लेना चाहता हूँ, तो डेट में लगा रहा हूँ। ये मैंने आपको रेशनल बताया लॉजिक। आपका यूएससीएमए का जो पार्ट 2 है, वो प्राइमरीली क्या होगा, फाइनेंस के ऊपर फोकस्ड होगा। तो वहां पे ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे तो हम लोग अकाउंटिंग मेन सब्जेक्ट है, तो मैंने खाली आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड बता दिया। बाकी हम तो क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, डेट सिक्योरिटीज पे फोकस करेंगे। ओके,
लेकिन आप लोग लॉजिक समझ गए कि क्यों इसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इक्विटी में रिटर्न क्यों ज्यादा होता है, क्या रिस्क होता है, वो सब चीजें। फिर पर्सन जो भी है वो इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से करेगा। तो आज हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं डेट सिक्योरिटीज के बारे में, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? तो पहले आपको पता है ना, इक्विटी जब आप शेयर लेते हो तो आपको क्या बोला जाता है? मालिक। भले ही आपके पास एक शेयर हो किसी कंपनी का, लेकिन आप क्या माने जाते हो? इतने प्रोपोर्शन के आप ओनर हो। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है? ओनर। तो डेट सिक्योरिटीज में हम लोग जब डिफाइन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका रिश्ता जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो आपका रिलेशन है वो क्या हो जाएगा? ओनर वाला नहीं है, क्रेडिटर वाला है, कि आप पैसा मांग रहे हो, आप उनके लिए क्या हो? क्रेडिटर। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो? पैसा मांग रहे हो। अब डेट सिक्योरिटीज इंक्लूड एंड नॉट इंक्लूड का मैंने आपको बाइफरकेशन दिया है। इंक्लूड में क्या आया? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस स्टॉक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कई बार शॉर्ट में सिर्फ जी सेक्स लिखते हैं ये लोग, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कन्वर्टिबल डेट, कॉमर्शियल पेपर। सो हैव यू हर्ड ऑल ऑफ दिस, या फिर कोई ऐसा एंट्री है जो आपने सुना नहीं, या फिर कोई ऐसी एंट्री जो सुना है पर मीनिंग नहीं पता? कि आपको सबको पता ही है ये सब, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक। चलो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तो सिंपल है, बॉन्ड्स वगैरह तो आपने सुना हुआ है। रिडीमेबल प्रेफरेंस स्टॉक, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। अब हमारा जो अकाउंटिंग डियर फ्रेंड्स बना हुआ है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग चीजों के लिए हमने अकाउंटिंग के रूल्स बनाए हैं, लेकिन हमने रूल्स दो ही बनाए, डेट और इक्विटी के लिए हमने रूल्स दो ही सेट में बनाए, डेट और इक्विटी। तो अब प्रेफरेंस शेयर है ना, वो ना ही डेट है ना ही इक्विटी है, वो एक अलग ही प्रोडक्ट है। लेकिन जब हमें उसका अकाउंटिंग करना है तो हमारे पास अकाउंटिंग के लिए दो ही पॉलिसीज है भाई, हाउ टू रिकॉर्ड डेट एंड हाउ टू रिकॉर्ड इक्विटी। समझ रहे हो? तो फिर हमने क्या रास्ता निकाला कि सर हम इसके क्लासिफिकेशन को ध्यान में रख के चेक करते हैं कि प्रोडक्ट डेट से ज्यादा नजदीक है या इक्विटी से ज्यादा नजदीक है। ओके, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? जैसे कि अगर 7% प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है तो उसके साथ उसका लिमिट आएगा कि 5 इयर्स रिडीमेबल, 7 इयर्स रिडीमेबल, 10 इयर्स रिडीमेबल। और डियर फ्रेंड्स, ये जो 7% होता है वो क्या होता है? इतना डिविडेंड आपको रेगुलरली पे करना है। तो डेट में भी तो ऐसा ही होता है डियर फ्रेंड्स। अगर आपने 7% का लोन लिया हुआ है तो आपके पास कोई अमाउंट होगा, तो हर साल आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है? 7%। और कभी ना कभी आपको प्रिंसिपल लौटाना पड़ेगा, यस और नो?
अगर लोन 10 साल की है तो आपका प्रिंसिपल कब रिपेमेंट होगा? पूरा का पूरा 10 साल में। तो क्या आपको सिमिलैरिटीज दिख रही है? जब कोई 7% लोन होता है तो ये 7% इंटरेस्ट देना होता है, तो यहाँ पे ये 7% अगर प्रेफरेंस शेयर है तो इतना डिविडेंड देना रहता है। तो जिससे भी पैसे लिए उसको आप क्या कर रहे हो? डिविडेंड दे रहे हो। हम लोग यहाँ पे किसके एंगल से देख रहे हैं? हम खुद कंपनी है, तो अगर हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए तो पहले क्या होगा कि मान लो कि हमने 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए तो हमको क्या मिल जाएगा? 5 लाख। तो लोन में भी तो ऐसा होता है, आपने 5 लाख का लोन लिया तो आपको 5 लाख मिल गए। फिर लोन में क्या होता है? आपको रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना है और प्रिंसिपल रीपेमेंट भी। लोन टेन्योर जो है आपका पीरियड, जब वो खत्म होगा तब तक आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट भी कर देना है। तो प्रेफरेंस शेयर में भी तो ऐसा होता है कि आपको रेगुलरली 7% डिविडेंड देना है और 5 साल के बाद पूरा खत्म कर देना है, प्रिंसिपल रीपेमेंट भी हो गया। तो आप समझ रहे हो, इट इज नॉट डेट, वो तो क्लियर है, लेकिन इट इज लाइक डेट। यस और नो? तो हमारे अकाउंटिंग में जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको हम लोग एज ए क्या ट्रीट करते हैं? लाइक डेट। तो इसलिए इसका डिविडेंड जो होता है उसको हम लोग फाइनेंस चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए P&L में दिखेगा। क्या हमने बोला ना, उसको ट्रीट लाइक अ डेट। तो उसका जो डिविडेंड है वो इन अ वे इंटरेस्ट एक्सपेंस जैसा हो गया ना। तो आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड P&L में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस भी P&L में होता है ना। अब आते हैं इक्विटी में। डियर फ्रेंड्स, इक्विटी में क्या होता है? आज पैसा लगाओ, क्या डिविडेंड फिक्स होता है? नो। ये पता है ना डियर फ्रेंड्स आपको, इक्विटी में डायरेक्टर्स अपने मन से डिविडेंड दे रहे तो ठीक है, आपका कोई राइट नहीं होता है। आप कभी भी कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकते कि भाई मना डिविडेंड नहीं आप। समझ रहे हो? आप कंपनी के ऊपर डिविडेंड नहीं दे रहे ऐसा करके केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिविडेंड इज नॉट योर राइट, वो आपका राइट है ही नहीं। अगर डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर रहे हैं और आपको मिल रहा है तो वेल एंड गुड। यानी आप समझ रहे हो इक्विटी में कितना रिस्क है। आपको कुछ भी वापस करने का कोई रूल नहीं है। आपको इक्विटी शेयर का प्रिंसिपल रिपेमेंट कब किया जाता है? यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग ने 5 लाख के इक्विटी शेयर लिए तो आपको कब वापस किए जाएंगे? नेवर। जब तक कंपनी है वो कंपनी चलती रहेगी। आपको 5 लाख चाहिए तो आप सेल करो। ऐसा ही होता है ना इक्विटी में। आप पैसा लगाते हो, प्रिंसिपल वापस मिलेगा ऐसा कोई डेट नहीं है। डन। और रेगुलरली डिविडेंड मिलेगा ऐसा भी कुछ रूल नहीं। तो इररिडीमेबल में भी यही हुआ ना कि प्रिंसिपल वापस कब मिलेगा ऐसा कुछ है ही नहीं। इट इज इररिडीमेबल। तो जो भी आपका यहाँ पे भी 7% प्रेफरेंस शेयर होगा तो डिविडेंड मिलता रहेगा आपको। लेकिन कभी भी आपने जो प्रिंसिपल यानी कि 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर लिए तो सालों साल आपको 7% मिलता रहेगा, लेकिन कभी भी 5 लाख वापस नहीं मिलेगा। यानी इररिडीमेबल आप बोल सकते हो कि डेट से थोड़ा दूर है और इक्विटी से ज्यादा नजदीक है। अग्री डियर फ्रेंड्स? इट इज मोर लाइक इक्विटी। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को हमने क्या बोला कि भाई इसको ट्रीट लाइक इक्विटी। अब मुझे एक बात बताओ, इक्विटी का डिविडेंड P&L में डेबिट साइड आता है कि क्रेडिट साइड आता है? अगर हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर है तो उसका जो हम डिविडेंड पे करते हैं वो डेबिट साइड में आएगा कि क्रेडिट साइड में? पूछ रहा हूं, आपको बताना है। इक्विटी शेयर्स हमारी कंपनी के, हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अनाउंस किया तो खर्चा हो गया।
तो P&L में डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा डिविडेंड? सुना आप लोगों ने क्वेश्चन? Rutul is saying debit. Priya, Darsh, no comments. डेबिट, चलो ट्रिक क्वेश्चन था ये। एक्सपेंस हम किसको बोलते हैं? जब आप किसी आउटसाइडर को पेमेंट कर रहे हो, थर्ड पार्टी, ठीक है। जब इक्विटी की बात हो रही हो, इक्विटी का डिविडेंड मिलता किसको है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? ओनर्स। सर मतलब ये कि एक्सपेंस तो तब होता है जब पैसा किसी और को मिलता है। यहां पे तो डिविडेंड ओनर ले जा रहा है, तो ये तो बस ऐसी बात हो गई ना कि उसने लेफ्ट पॉकेट से राइट पॉकेट में रख लिया। डिविडेंड कहां से आया? प्रॉफिट में से। प्रॉफिट किसका होता है? ओनर्स का। तो हमेशा याद रखो, डिविडेंड कभी P&L में आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद पे एक्सपेंस कर ही नहीं सकते। सेम पर्सन अपने आप के साथ एक्सपेंस नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको दूसरी थर्ड पार्टी चाहिए। सो डिविडेंड को कभी भी हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस नहीं बोलते। डिविडेंड क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोल सकते हो आप, ठीक है। सर व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर? क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि P&L में कभी इक्विटी का डिविडेंड आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि P&L इज अबाउट एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो जब हम क्या करते हैं, किसी फर्नीचर को परचेस किया तो फर्नीचर वाले को पैसा दिया, तो वो पैसा बाहर जा रहा है, वो खर्चा है। समझ रहे हो? किसी को रेंट दे रहे तो हमारे जेब से पैसा गया और उसके जेब में चला गया, वो एक्सपेंस है। लेकिन इक्विटी डिविडेंड में तो क्या किया, एज ए ओनर हम लोग क्या कर रहे हैं? डिविडेंड ले जा रहे हैं, तो पैसा किसका था? ओनर्स का ही था ना। शेयर कैपिटल किसने लगाया? ओनर्स। और पैसा कौन ले गया? ओनर्स। तो जब आप खुद का पैसा खुद लेकर जा रहे हो, तो वो एक्सपेंस थोड़ी ना हुआ। समझ आ रहा है डियर फ्रेंड्स? तो इक्विटी डिविडेंड कभी भी P&L में नहीं आता है, बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सपेंस। सर वो क्या है? इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर बोल सकते हो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लेकिन वो एक्सपेंस नहीं है। तो सर ये डिविडेंड जाएगा कहां? क्योंकि आप जब डिविडेंड पे करोगे तो कैश तो जाएगा, यानी आपने टू कैश अकाउंट किया, तो डेबिट क्या होगा सर? हो रहा है कि नहीं ऐसा क्वेश्चन? तो चलो एक और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं आपको। रिटेन्ड अर्निंग सुना है ना? रिटेन्ड अर्निंग्स। सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में जब 11th-12th में अकाउंट सीखा था, तब आप लोगों को किसके अकाउंट सिखाए जाते थे? प्रोप्राइटर्स और पार्टनरशिप कैपिटल के, करेक्ट? उसमें जो आपका नेट प्रॉफिट आता था, कहां लेकर जाते थे आप? यस, कैपिटल अकाउंट में लेकर जाते थे नेट प्रॉफिट। तो वहां तक डियर फ्रेंड सिंपल था, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर तो एक ही होता है, और पार्टनरशिप फर्म में भी आप गिन सकते हो इतने पार्टनर्स होते हैं। लेकिन कंपनीज में क्या होता है डियर फ्रेंड्स?
जैसे कि ये टाटा हो गया, ये सब के तो लाखों में शेयर होल्डर्स होंगे, लैक्स, मिलियंस। अब क्या इन लोगों का मिलियन कैपिटल अकाउंट खोले क्या? क्योंकि प्रॉफिट तो आने वाला ही है, कंपनी है तो अभी नेट प्रॉफिट तो आएगा ही ना। तो P&L में जो बैलेंसिंग फिगर आता है, ये कंपनीज वाले लोग कहां लेकर जाएंगे? प्रोपराइटर्स में और कैपिटल अकाउंट्स में और पार्टनर्स में तो आपको पता है कि प्रोपराइटर हो तो पूरा का प्रॉफिट उसको चला जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म हो तो आप प्रॉफिट रेशियो में उसमें ऐड करते हो कि मान लो कि 50-50% के दो पार्टनर्स है, तो अगर 2 लाख का प्रॉफिट है तो एक में 1 लाख, दूसरे में 1 लाख। तो यहां तक तो चीजें सिंपल थी। कंपनी में क्या करोगे? क्योंकि कंपनी के ओनर्स तो शेयर होल्डर्स होते हैं, और शेयर होल्डर्स तो लाखों मिलियंस में भी जा सकते हैं, तो मिलियन लोगों का कैपिटल अकाउंट बनाने तो नहीं बैठ सकते, करेक्ट? तो कंपनीज में क्या होता है पता है? जो आपका प्रॉफिट हो ना, वो रीटेन्ड अर्निंग्स में चला जाता है। कहां पे? रीटेन्ड अर्निंग्स नाम का एक लेजर होता है वो इक्विटी का ही पार्ट। पता है ना आपको बैलेंस शीट में क्या होता है? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, करेक्ट? जब आप टोटल असेट्स, यानी कंपनी की जितनी टोटल असेट्स है, उसमें से टोटल लायबिलिटी यानी आउटसाइडर को कितना पैसा देना है, कंपनी की टोटल असेट, उसमें से कंपनी बाहर को क्या पैसा देना है, अगर वो माइनस करोगे तो जो बचा वो किसका है? ओनर्स का। सिंपल है ना ये। बैलेंस शीट में क्या होता है? नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज और इक्विटी। तो सिंपल मैथ्स में क्या होता है कि अगर आप ये असेट का टोटल करोगे और इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आंसर क्या बचा? इक्विटी। तो यहां पे रिटेन्ड अर्निंग भी इक्विटी का ही पार्ट हो जाता है। और रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या करना है आपको? जाके प्रॉफिट ऐड कर देना है, ठीक है? यानी मान लो अगर ये आपका फर्स्ट ईयर है तो रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस तो होगा ही नहीं, और इस साल का प्रॉफिट आप जैसे ले जाओगे तो प्लस प्रॉफिट, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है कि जब से कंपनी बनी, जब से कंपनी बनी तब से लेकर आज तक की अर्निंग्स, क्या? जब से कंपनी बनी तब से लेकर आज तक की अर्निंग्स, लेकिन उसमें एक वर्ड है क्या? रिटेन्ड। मतलब कंपनी बनी तब से लेकर आज तक की रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड यानी कि जो पैसा आपने कंपनी में रखा। तो बेसिकली अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट। अब जैसा ये हुआ तो दूसरे साल आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा। अब रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या एडजस्टमेंट आ सकती है? तो सिंपल, अगर प्रॉफिट आया तो प्लस, लॉस आया तो माइनस। यही तो हुआ, हमको कंपनी बनी तब से लेकर आज तक की अर्निंग्स चाहिए, तो हर साल प्रॉफिट ऐड करते जाएंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जब आप डिविडेंड पे करते हो तो ये पैसा तो बिजनेस में नहीं रहा ना। आप लोग सेम यूनिट हो, बरोबर है, लेकिन बिजनेस में से तो पैसा निकल गया। तो आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग होती है उसमें इतने ही ट्रांजैक्शंस होते हैं डियर फ्रेंड्स। हर साल का प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस। लेकिन अगर आप डिविडेंड घर पे ले जा रहे हो तो ये तो पैसा बिजनेस में से निकल गया। तो ये है आपका रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मेट। इक्विटी के नीचे होता है, यानी इसे इक्विटी ही माना जाता है। तो कंपनीज में प्रॉफिट इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। और हमने डिस्कशन क्यों स्टार्ट किया था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिविडेंड आपने पे किया यानी डेबिट किया तो P&L में तो मना कर दिया, लेकिन कहीं पे तो डेबिट करना पड़ेगा ना।
नहीं तो बैलेंस शीट आउट हो जाएगी, क्योंकि कैश दिया तो कैश तो क्रेडिट कर दिया। तो हमने डेबिट क्या किया, रिटेन्ड अर्निंग्स। मैं आपको ये बता रहा था कि आप डिविडेंड एक्सपेंस यानी P&L को नहीं डेबिट करते हो, आप क्या करते हो, पूरा P&L का रिजल्ट जहां पे आया उसमें से डिविडेंड पेड माइनस करते हो। तो रिटेन्ड अर्निंग में हमेशा क्या होगा, ओपनिंग प्रॉफिट है इस साल का तो प्लस, लॉस है तो माइनस, और अगर डिविडेंड, लेकिन देखो मैंने क्या लिखा है, पेड। तो डिविडेंड डिक्लेयर डिक्लेयर ये सब नहीं, सिर्फ पेड। स्टोरी स्टार्ट क्यों हुई थी, क्योंकि मैंने आपको क्या पूछा था कि डिविडेंड P&L में कहां दिखता है, ठीक है। तो डिविडेंड, इक्विटी का डिविडेंड P&L में होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग P&L में से जो आंसर लाए वो तो रिटेन्ड अर्निंग में गया, और फिर उसमें से क्या होता है, डिविडेंड पेड माइनस होता है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स जब से कंपनी बनी तब से लेकर आज तक की अर्निंग्स जो बिजनेस में रिटेन की हुई है। डन। ये पूरा डिस्कशन क्यों हुआ सर, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला कि इसको इक्विटी की तरह ट्रीट किया जाए, तो इसीलिए इसका डिविडेंड P&L में नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस होगा। तो फाइनली मैंने आपको ये समरी बना के दी। कि प्रेफरेंस शेयर में अगर रिडीमेबल है तो मैंने आपको बताया कि क्यों वो डेट जैसा है, और क्योंकि उसे डेट मान रहे तो उसका डिविडेंड P&L में आएगा, क्योंकि उसके डिविडेंड को हम फाइनेंस चार्ज मानेंगे। लेकिन इरिडीमेबल को हमने क्या बोला, ये तो इक्विटी जैसी बात हो गई भाई, प्रिंसिपल वापस करने का बात ही नहीं हो रहा है। तो उसको क्या बोला, इक्विटी की तरह ट्रीट करेंगे, और क्योंकि बोला इक्विटी की तरह ट्रीट करेंगे तो उसका डिविडेंड P&L में नहीं दिख सकता है, वो क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने एक साथ आपको समझाए, क्या आपको सब समझ में आ गया? आर वी क्लियर ऑन दिस टू पार्ट्स, रिडीमेबल, इरिडीमेबल? क्लियर है हमारे कॉन्सेप्ट्स? तो आज जो हम लोग इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म असेट पढ़ रहे हैं उसमें से फर्स्ट टॉपिक क्या है, डेट सिक्योरिटीज। सो नाउ यू आर क्लियर कि उस डेट सिक्योरिटीज में कौन से प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे। यस, रिडीमेबल। तो इसीलिए यहां पे हमने क्या लिखा है, रिडीमेबल प्रेफरेंस स्टॉक, क्योंकि इरिडीमेबल को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, सिक्योर्ड सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट इश्यू करती है। कन्वर्टिबल डेट तो आपने सुना है ना, कन्वर्टिबल डिबेंचर। यस और नो? कि नया है? यस, सिंपल। कन्वर्टिबल डिबेंचर में क्या होता है कि जनरली जब आप किसी को लोन देते हो तो आप क्या बोलते हो, भाई मुझे पैसा चाहिए विथ इंटरेस्ट। कन्वर्टिबल में वो क्या बोलता है कि आपको मैं इंटरेस्ट देता रहूंगा, और अभी आप क्या हो, क्रेडिटर हो, कंपनी से पैसा मांग रहे हो। कन्वर्टिबल क्या बोलता है कि वो पैसा मैं आपको नहीं दे रहा हूं, उसके मैं आपको इक्विटी शेयर्स दे दूंगा। तो मतलब क्या हुआ कि आपने मुझे लोन नहीं दिया, आपने कंपनी में ओनरशिप खरीदी, उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। आई एम श्योर आपने ये सुना हुआ ही होगा। तो ये हो गया कन्वर्टिबल डेट। तो जनरली कन्वर्टिबल किसमें कन्वर्ट होता है, इक्विटी में, करेक्ट। लास्ट
क्या इंक्लूड करने की बात हुई? और कमर्शियल पेपर. हैव यू गाइस हर्ड इट? कमर्शियल पेपर. कि नया है? चलो फोकस. डियर फ्रेंड्स, जब दूसरी सिक्योरिटीज जो ये है ना, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, या फिर सिंपल बैंक लोन, ये सबका मकसद क्या होता है? पैसा चाहिए, पैसा. बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन. अब यहां पे क्या होता है? मार्केट सेट्स द रेट. यानी अगर आप बैंक में लोन लेने जाओगे, बैंक से लोन लेने जाओगे, तो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देगा, उस पे आपको लोन लेनी पड़ेगी. अब डियर फ्रेंड्स, आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के भी लोन रेट पता है? उसके लिए लोन क्या है? इनकम है. तो क्या लगता है आपको, सभी लोग के लिए लोन रेट सेम होता है, इंटरेस्ट रेट? नहीं. यहाँ पे भी सेम लॉजिक. जहां बैंक को ऐसा लग रहा है कि भाई रिस्क ज्यादा है, वो इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा? ज्यादा. यानी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के, आपके पेपर्स जो है, आपके आईटी रिटर्न्स वगैरह देख के उसे ऐसा लगता है कि आपकी इतनी स्टेबल सिचुएशन नहीं है, तो आपको लोन महंगी मिलेगी. लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह से क्लियर है कि भाई आप जो लोन ले रहे हो वो तो आपके टोटल पूरे साल के एक्सपेंस का 1% भी नहीं है, तो कंपनी के लिए, बैंक के लिए रिस्क कितना है? कम. तो बैंकिंग इंडस्ट्री में डियर फ्रेंड्स, जो लोन रेट्स होते हैं ना प्रोडक्ट के, वो भी इसी लॉजिक के ऊपर होते हैं. क्या? रिस्क रिटर्न. पता है ना सबसे सस्ती लोन कौन सी होती है? होम लोन. रीजन भी, जब तक आपकी लोन चलती है तब तक आपके घर के डॉक्यूमेंट्स किसके पास रहते हैं? बैंक के पास. तो ये सेफेस्ट लोन होती है. इसलिए आप कोई भी लोन लेने जाओ तो सबसे सस्ती लोन कौन सी होती है? हाउसिंग लोन. क्यों? क्योंकि जब तक आपका लोन चल रहा है तब तक आपके पूरे हाउस के डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास होते हैं. तो अगर आप लोचा मारोगे तो बैंक के पास रास्ता है रिकवर करने का. फिर जैसे जैसे बिजनेस लोन्स आती है तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं. फिर मॉर्टगेज होगा तो उसमें थोड़ा बढ़ेगा. फिर आपको पता है ना, पर्सनल लोन, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होता है पर्सनल लोन में. क्यों हाईएस्ट होता है? क्योंकि बैंक ऐसा बोल रहा है कि भाई आजकल के दुनिया में हर प्रोडक्ट के लिए लोन है. आपको ऑफिस खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, मॉर्टगेज लोन्स है, स्टॉक वगैरह के लिए पैसा चाहिए तो स्टॉक सीसी, ओवरड्राफ्ट, ऐसी सारी चीजें हैं. मतलब कि आज की दुनिया में क्या है कि आपको जिस भी चीज के लिए पैसा चाहिए उसके लिए स्पेसिफिक लोन मार्केट में है. यानी अगर आप पर्सनल लोन लेने आ रहे हो, मतलब आपको किसी चीज के लिए पैसा चाहिए, लेकिन जितनी भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही है ना मार्केट में, वो आपको पैसा देने के लिए रेडी नहीं है. वो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप रिस्की हो. तो पर्सनल लोन इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ लोन. ठीक है, पर्सनल लोन क्या है? लास्ट रिजॉर्ट है.
इसलिए सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट कहाँ पे होता है? पर्सनल लोन, क्योंकि बैंक क्या बोल रहा है, भाई तुझे कोई नहीं पैसा दे रहा है, मतलब तो एकदम रिस्की है, तो मैं 20% इंटरेस्ट लूंगा, 18%, 20%, इतना हाई लोन होता है। समझा क्या मैं रहा हूं आपको? बैंकिंग मॉडल में इंटरेस्ट रेट वो कैसे सेट करेगा? जैसा आप लोग ने कैसा बोला कि इक्विटी में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा होना चाहिए, तो वैसे बैंक क्या बोल रहा है कि मैं जैसा जितनी रिस्की लोन करूंगा उतना मुझको ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। दैट्स हाउ बैंक्स वर्क। तो कुछ ऐसी जो ब्लू चिप कंपनीज होती है, ठीक है, टाटा हो गया, L&T है, ये सब का क्या है, ब्रांड बन चुका है। तो उन लोगों के पास एक ऐसा ऑप्शन होता है कि यार बैंक के पास क्यों जाए, हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि पब्लिक के पास, लेकिन जनरल पब्लिक नहीं होती है डियर फ्रेंड्स, वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनकी बात है कि बैंक के पास जाए। उससे ज्यादा क्या है कि टाटा है, L&T है, इन लोगों का मार्केट में इमेज बहुत अच्छा है। मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज, मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, कि ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है कंट्री में, उनके पास दे कमांड रिस्पेक्ट, ठीक है, एक ब्रांड होता है। तो वो ऐसी पोजीशन में होते हैं कि बैंक उनको क्या दे रहा है, 7% लोन दे रहा है, ठीक है, बैंक बोल रहा है इससे नीचे नहीं। तो क्योंकि ये कंपनी इतनी फेमस है, ठीक है, क्या बोला मैंने, मान लो बैंक क्या बोल रहा है कि हम आपको 9% लोन दे सकते हैं, उससे सस्ता नहीं। तो क्योंकि टाटा, L&T ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो पब्लिक को उनके ऊपर क्या होता है, ट्रस्ट, यानी ये तो लेस रिस्की हो गया। तो हमारा इंटरेस्ट रेट का मॉडल क्या होता है कि जितना प्रोडक्ट सेफ उतना रिटर्न कम। तो ये कंपनीज क्योंकि इतनी ब्रांड होती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग ऐसी सिचुएशन में है कि पैसा बैंक से लोन लेने की बजाय पब्लिक से पैसा ले ले, और पब्लिक उनके साथ 8% पे भी रेडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक को क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड कनेक्ट करना है। तो पब्लिक 8 में भी रेडी हो सकती है, 7.5 में भी रेडी हो सकती है, जबकि बैंक वाला क्या है, मान ही नहीं रहा है 9 से नीचे जाने। लेकिन ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। कल आपको बैंक से लोन लेना है, पैसा ज्यादा लगा, तो आप अपना कमर्शियल पेपर नहीं इश्यू कर दोगे कि भाई मुझे 7% में चाहिए, कोई नहीं लेगा। लेकिन ऐसी जो टॉप कंपनीज है जो मार्केट में ऐसे फेमस होती है, उनके पास ये ऑप्शन है कि वो लोग क्या करें कि बैंक की जगह पब्लिक से यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ही पैसा ले ले, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा ले ले। तो कोई भी पैसे लेने की लेन देन की बात होती है तो पेपर्स तो होते ही है डियर फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, एग्रीमेंट वगैरह। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स भी एक बार चैट में कंफर्म कर देना क्या आपको कमर्शियल पेपर समझ में आया। आई थिंक मेरा वॉइस का इश्यू था, क्लियर है। तो क्या बोला मैंने, सिंपल है, लोन ही ले रहे हैं लेकिन बैंक से भी सस्ता मिल रहा है मार्केट से, तो मार्केट से ही ले लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, कमर्शियल पेपर। लेकिन पब्लिक बोलते हैं हम लोग, लेकिन जनरल पब्लिक यानी हम और आप लोग इसमें नहीं इन्वॉल्व हो सकते, क्योंकि बीच में ब्रोकर थ्रू वो लोग क्या कर देते, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही दे देते। एक सिंपल है ना, अगर उसको क्या है 15,000 करोड़ चाहिए, 10,000 करोड़ चाहिए,
तो हर एक पब्लिक में छोटे छोटे डिनोमिनेटर से ले, इससे अच्छा क्या है कि कोई बड़े बड़े 2-3 प्लेयर आके उसके कमर्शियल पेपर्स बाय कर ले। तो फंडा यही है कि वो डायरेक्टली पैसा ले सकते हैं बैंक से लोन लेने की बजाय, खुद के ही नाम पे कमर्शियल पेपर्स। लेकिन ये क्या होता है, महंगा प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर यूएस में आप देखो तो उसमें मिनिमम डिनोमिनेशन होता है $1 लाख। यानी अगर आपको कमर्शियल पेपर खरीदना है का मतलब क्या है कि आप कंपनी को पैसा देना चाहते हो तो आपको मिनिमम $1 लाख देने पड़ते हैं। इंडिया में मिनिमम क्या है, नॉर्मली कम से कम आपको 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कमर्शियल पेपर में, मिनिमम। समझ रहे हो? तो इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो बैंकर्स होते हैं, वो लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल पेपर। सुना है कि नहीं किसी नाम आपने? आपको इंडिया में एनएसडीएल पता है डियर फ्रेंड्स? यस। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज मतलब ये सब डेट इक्विटी, ये सब पूरे नेशन की जितनी भी सिक्योरिटीज है उसका क्या है, ये डिपोजिटरी। मतलब एवरी सिक्योरिटीज डिपोजिटेड विद दिस, मतलब इनके पास वो अभी का वो रिकॉर्ड रहता है। तो इंडिया में उसे क्या बोलते हैं हम, एनएसडीएल। तो दिखाऊं मैं प्रैक्टिकली आपको कमर्शियल पेपर, जस्ट अ सेकंड। जैसे कि हम लोग एनएसडीएल सर्च करेंगे तो ये उसका ऑफिशियल साइट है nsdl.co.in। स्क्रीन दिख रही है ना आपको मेरी? तो ऐसी साइट खुलेगी, क्या बोल रहा है ये भाई, 26 ग्लोरियस ईयर, मतलब इतने साल से 89% ऑफ मार्केट शेयर इन कस्टोडियन। कस्टोडियन मतलब बोला ना, डिपोजिटरी है। तो जितने भी इंडिया की सिक्योरिटीज है उसमें से 89% यहाँ पे डिपोजिटेड है। हम क्या पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे हम कमर्शियल पेपर्स। ये मैंने क्लिक किया कमर्शियल पेपर्स। ये देखो आज क्या डेट है, 21 जुलाई। ये देखो 20 जुलाई को ही कितने इश्यू हुए एक ही दिन में। कोटक सिक्योरिटीज, श्री सीमेंट, डॉयचे इन्वेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज, 361 प्राइम, बजाज फाइनेंस, पीरामल कैपिटल, एचडीएफसी, टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा इंटरनेशनल, एचएसबीसी, हीरो। समझ रहे हो आप? ये अभी तो 20 जुलाई चल रहा है। कोटक महिंद्रा, आज ही के दिन में देखो कितने कमर्शियल पेपर इश्यू है। ये तो इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ये क्या है, ऑफर लेटर। देखो मैं यहाँ पे डाउनलोड करूं तो आया नहीं पेज, किसी और में ट्राई करते हैं।
ठीक है, तो आपको मैंने जगह बता दी। NSDL की साइट पे अगर आप ये कमर्शियल पेपर्स का ये टैब है, एवरीडे ये क्या होता है यहाँ पे अपडेट होता है। आज ही पता नहीं क्यों खुल नहीं रहा है ये, अदरवाइज तो ये पूरे जून का पूरा लिस्ट है। ठीक है, एनीवे आइडिया आ गया ना आपको कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। आपने शायद आज तक सुना नहीं होगा, लेकिन आज देखो 20 जुलाई में ही कितने ऑफर लेटर आए, इतने लोगों ने कॉमर्शियल पेपर्स ऑफर किए। और यहाँ पे ये जो डाउनलोड वाला जो ऑप्शन होता है वो अवेलेबल ही होता है। आज शायद उनकी साइट का कोई इश्यू है, तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो वो पूरा ऑफर लेटर आएगा कि हम लोग को 15,000 करोड़ चाहिए। हम लोग फिर वो पूरी बैलेंस शीट ऑडिटेड बताता है कि देखो भाई हमारी प्रेजेंट सिचुएशन देखो ऐसी है। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको कमर्शियल पेपर दिखाया। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए देखना हो तो आप ट्राई कर सकते हो। मैं भी आज यहाँ ही ब्राउजर का इश्यू अब अपने एंड पे चेक करना लेक्चर के बाद या कभी भी। तो बेसिकली ये क्या है, कमर्शियल पेपर। आपने देखा एक ही दिन में 20 जुलाई यानी यस्टरडे कितने लोग, इतनी सारी कंपनीज ने इंडिया में ये ऑफर किया। यानी ये कमर्शियल पेपर क्या है, बहुत ही कॉमन चीज है। लेकिन क्योंकि ये किसको ऑफर किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, इसलिए हमें नहीं पता होता है। बाकी मार्केट में ये बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है। डन। तो खाली मैंने समझा इसलिए क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो वी हैव कवर्ड एवरी डेट सिक्योरिटी। अब क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो ये सब पता है ना आपको, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लीज कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट्स एंड नॉट रिसीवेबल, ये सारी चीजें क्या है, इंक्लूड नहीं होगी। डन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेट सिक्योरिटी सर क्यों करना है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग रूल्स बनाए हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई क्या क्लासिफिकेशन है, क्योंकि कैसे अकाउंटिंग करना है वो क्लासिफिकेशन पे बेस होगा। तो सबसे पहले हेल्ड टू मैच्योरिटी। डियर फ्रेंड्स, नाम सुन के ही पता चल रहा है ना, हेल्ड टू मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी तक पकड़ के रखना है, होल्ड करना है। यानी ये जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है ना, वो हमने ऐसे ही खाली जंप इन जंप आउट के लिए नहीं किया है। हम लोग को कंपनी पे पूरा ट्रस्ट है, और जब तक मैच्योरिटी ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, होल्ड करना है। ऐसा इन्वेस्टमेंट है, यानी हमने 5 लाख दे दिया, सामने हमको डिबेंचर या इक्विटी जो भी मिल गया, फिर हमारा क्या है, डिबेंचर में होगा क्योंकि मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी डेट तक आप क्या करना चाहते हो, उसको होल्ड करना चाहते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो सबसे पहले तो भावना, इंटेंशन। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि अगर उसकी मैच्योरिटी 5 इयर्स तक है तो आप उसको 5 इयर्स तक होल्ड कर रहे हो, मतलब 5 इयर्स तक क्या है, पैसा नहीं मांगोगे वापस। डन। लेकिन हर बार क्या है, खाली इंटेंशन काफी नहीं होता है। आपका इंटेंशन तो है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि आपको 1 साल के अंदर वो 5 लाख की जरूरत पड़ेगी। तो इंटेंशन है मैच्योरिटी तक होल्ड करने का, लेकिन एबिलिटी नहीं है, तो भी नहीं चलेगा। तो हमें दोनों चीजें चाहिए भाई, वातों ने भावना, वातों करवाती सुधा है। ठीक है, बातें करने से आपके इंटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप एक्चुअली डिलीवर कर पाते हो कि नहीं, आपके पास एबिलिटी है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हेल्ड टू मैच्योरिटी के लिए क्या बोला हमने, एक तो आपका इंटेंशन होना चाहिए, दूसरा आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। सर किस चीज की, कि आप इसको होल्ड कर पाए टिल
मैच्योरिटी डेट। सर कोई में मैच्योरिटी डेट है, लेकिन मेरा ऐसा है कि भाई बहुत ही लगाव है इस कंपनी के साथ, तो मैच्योरिटी छोड़ो, अपना पोजीशन है होल्ड। मैं बोला कब तक, तो बोला इंडेफिनिट। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी में तो क्या बोला हमने, इंटेंशन एंड एबिलिटी, क्या उसको होल्ड करना मैच्योरिटी डेट तक। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अपना लगा हुआ कंपनी से अपन होल्ड करेंगे, और कब तक, तो बोले इनडेफिनिट। तो क्योंकि ये सिक्योरिटीज का तो नाम ही क्या है, हेल्ड टू मैच्योरिटी, तो जब आप होल्ड कर रहे लेकिन टिल मैच्योरिटी नहीं, इनडेफिनिट, तो आप एचटीएम में तो नहीं रख सकते। सर कहाँ रखेंगे ये बाद में पढ़ते, ठीक है, सेकंड पॉइंट है, मैं अभी स्किप कर रहा हूं। अब मेरा पॉइंट समझ गया, हेल्ड टू मैच्योरिटी में क्या है, असेट पकड़ के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे मैच्योरिटी डेट तक। तो कोई बोलता है होल्ड करना है लेकिन मैच्योरिटी डेट नहीं, इनडेफिनिट, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम एचटीएम तो नहीं बोल सकते। इतना लॉजिक क्लियर है ना आपका, कि जो आप होल्ड इनडेफिनिट पीरियड तक कर रहे हो, तो ये तो एचटीएम नहीं हुआ ना, हेल्ड टू मैच्योरिटी। क्या होगा वो हम बाद में देखते हैं। if security can be paid or otherwise settled in a manner may not recover substantially all of its investment, तो may not be used। ठीक है, तो हेल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या है, कि आप ऐसा बोल रहे हो कि आप मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे, उसके बाद पैसा लोगे। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर आपको पैसा मिलने ही वाला नहीं है, यानी या तो आपका डेट आप वेव ऑफ करने वाले हो, या फिर वो इक्विटी बन जाने वाला है जो आपका डेट है, तो यहाँ पे तो आपको मैच्योरिटी के बाद पैसा मिला ही नहीं। एचटीएम का तो मतलब क्या है कि अपन होल्ड करके रखेंगे, मैच्योरिटी के वक्त पैसा लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि आइदर आपने अदरवाइज सेटल किया, मतलब पैसा नहीं आ रहा है, अदरवाइज सेटलमेंट हो रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, आप उसको एचटीएम नहीं बोल सकते। समझ आया ना। होल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या है, मैच्योरिटी डेट तक रखेंगे, उसके बाद पैसा मांगेंगे। तो अगर अदरवाइज सेटल होने का ऑप्शन है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको पैसा ना मिले मैच्योरिटी डेट पे, आप उसको इक्विटी बना दो, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोला कि एचटीएम नहीं बोल सकते आप। फाइनल लाइन, सर ये चीज बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो सिंपल, करंट और नॉन करंट। सर ऐसा कैसा, भाई टाइम टू मैच्योरिटी के हिसाब से। मीनिंग सिंपल है ना यार, कि मान लो कि हमने आज क्या है 5 साल के लिए किसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो 4 साल तक तो वो नॉन करंट एसेट रहेगा, लेकिन जब अपना लास्ट ईयर होगा तब तो 12 महीने से कम टाइम रहेगा ना। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर आपने 5 साल के लिए मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करने का बोला, तो पहले 4 साल तो क्या है, उसको 12 महीने से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वो नॉन करंट एसेट हुआ। लेकिन जब आपका 4th ईयर आएगा, और अब आप 5th ईयर की बैलेंस शीट वगैरह बना रहे हो, या फिर 4th ईयर की, कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना जब आपके मैच्योरिटी डेट को 12 महीने से कम टाइम बाकी है, तो तब हम उसको क्या बोल देंगे, करंट एसेट। डियर फ्रेंड्स, लायबिलिटी में भी ऐसा होता है, मान लो आपने 5 ईयर लोन ली, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में ही दिखेगा, लेकिन जिस साल में आपका रीपेमेंट यानी लोन खत्म होने का डेट 12 महीने से कम हो जाएगा, तो उस साल वही चीज, वही सेम लोन क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी। मैंने क्या बोला आपको समझ आया, कि एक ही चीज हो सकता है कि बैलेंस शीट में क्या है, कुछ दिन कुछ साल तक नॉन करंट रहे, लेकिन जब वो करंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि सर क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, करंट नॉन करंट किसके बेस पे, अभी उसको टाइम कितना है मैच्योरिटी में, तो बेसिकली 12 मंथ से ज्यादा है तो नैन्सी है, तो 12 मंथ से कम है तो करंट एसेट्स। फिर सेकंड टाइप देखो, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। ऊपर क्या था डियर फ्रेंड्स, हमारा इंटेंशन, हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई थी,
हम लोग उसको मैच्योरिटी तक क्या करना चाहते थे, होल्ड करना चाहते थे। अब कई बार क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है सर, मतलब कि मुझे कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है इस कंपनी के शेयर्स या फिर इस कंपनी के प्रोडक्ट। अभी तो हम डेट सिक्योरिटीज पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेट की बात हो रही, मुझे उसके कोई डिबेंचर वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। तो सर आप क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि शॉर्ट टर्म में, यानी 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में या फिर 1-2 महीने में ये प्राइस इंक्रीज होने वाला है। मुझे कंपनी अच्छी लगती है ऐसा नहीं है, मेरे पास ऐसा इंफॉर्मेशन है कि मुझे 1-2 महीने में क्या करना है, प्रॉफिट करना है। यानी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इसका इन्वेस्टर बन के रहूं। बस मुझे ऐसा इंफॉर्मेशन है कि अभी मैं जब खरीदूंगा और थोड़ी देर के बाद सेल करूंगा, मतलब थोड़े टाइम के बाद, तो मुझे प्रॉफिट होगा। ऐसी सिक्योरिटीज को क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। हम लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे एक ही इंटेंशन से, अपने को कमाना है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे? तो ये जो बाइंग सेलिंग का शॉर्ट टर्म प्राइस डिफरेंस में से, बाइंग सेलिंग के शॉर्ट टर्म के प्राइस डिफरेंस। तो जनरली क्योंकि आप शॉर्ट टर्म प्राइस डिफरेंस बोल रहे हो तो करंट एसेट ही आएगा, लेकिन कभी कभार रेयर केस में आ सकता है नॉन करंट, कि 12 महीने से ज्यादा टाइम लगने वाला है। बट ये फ्रेंड्स, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज का लॉजिक समझ गए? आप इसको खरीद और बेच रहे, इससे आपका कोई लगाव नहीं है कि इसको होल्ड करके रखेंगे। अपने को चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कमाने वाले हम लोग? सेलिंग और बाइंग के डिफरेंस है, शॉर्ट टर्म डिफरेंस में। इसे क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो होल्ड टू मैच्योरिटी और ट्रेडिंग को हमने समझ लिया। अब सर जो नहीं बचा वो रेसिडुअल एंट्री। क्या लिखा है मैंने, नाम क्या है? अवेलेबल फॉर सेल। तो होल्ड टू मैच्योरिटी, ट्रेडिंग, बाइंग, सेल, एंड लास्ट क्या है? अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल में सर कौन आएगा? बोले रेसिडुअल एंट्री है, जो ऊपर नहीं आए ना वो सब यहाँ पे। यानी अगर आप होल्ड टू मैच्योरिटी या फिर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में उसको क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो कहाँ आ जाएगा? अवेलेबल फॉर सेल। सर ये बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा? तो बोले करंट भी दिख सकता है, नॉन करंट भी दिख सकता है। सर ऐसा कैसा? तो बोले आपका इंटेंशन क्या है उसके बेस पे। अगर आपको लग रहा है कि 12 मंथ के अंदर हम सेल करने वाले हैं तो करंट हो जाएगा, और 12 मंथ नहीं, ज्यादा टाइम लगेगा तो नॉन करंट। तो 3 टॉपिक्स पढ़े हमने। इसमें हमने क्या बोला? कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितना टाइम है मैच्योरिटी को उसके हिसाब से। यहाँ पे भी बोला कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या बोला, लॉजिक क्या है कि भाई इंटेंट क्या है, कंपनी क्या चाहती है, 12 महीने में सेल करना है कि नहीं करना है उसे। और ट्रेडिंग में क्या बोला कि जनरली तो करंट ही होगा, लेकिन अगर सिचुएशन अगर परमिट कर रही है तो नॉन करंट भी आ सकता है। ठीक है, हेल्ड टू मैच्योरिटी पढ़ा हमने, ट्रेडिंग पढ़ा, और हमने क्या बोला, जो हेल्ड और इसमें नहीं आएगा वो यहाँ पे। अब मैंने ये पॉइंट स्किप किया था, वो फिर से पढ़ते कि हेल्ड टू मैच्योरिटी में तो मैच्योरिटी डेट तक आपको होल्ड करना होता है। तो अगर आप इनडेफिनेट पीरियड तक होल्ड करोगे तो वो क्या बोल रहा है, फिर उसको एचटीएम नहीं, क्या बोलेंगे, एचटीएम मतलब होल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल। 1 2 3 डियर फ्रेंड्स, आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डेट सिक्योरिटीज क्लियर टू यू? कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आगे आपको जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सिखाऊंगा उसमें मैं क्या बोलूंगा कि एचटीएम में ऐसा करना है, ट्रेडिंग में ऐसा करना है, अवेलेबल फॉर सेल में ऐसा करना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या हो, ये चीजें, इसका लॉजिक पता चल जाए। डन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेट सिक्योरिटीज हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, वैल्यूएशन। देखो मैं बता रहा था ना कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, ट्रेडिंग में कैसे जर्नल एंट्री करनी है वो रूल अलग है, अवेलेबल फॉर सेल का रूल अलग है। फिर जो बच गया हेल्ड टू मैच्योरिटी, उसका रूल अलग है, समझे? तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि क्या पढ़ना है। देखो डेट सिक्योरिटीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे,
हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर पढ़ेंगे सर वैल्यूएशन, वैल्यू कैसे करना है उसका। उसके बाद टॉपिक आएगा कि कभी कभार रिक्लासिफिकेशन हो गया तो सर, यानी हमने पहले उसको क्या बोला है HTM, लेकिन अब वो अवेलेबल फॉर सेल हो गया, इसे क्या बोलते हैं रिक्लासिफिकेशन, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद इनकम आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा ना इन्वेस्टमेंट है, तो कैसे रिकॉर्ड करना है। फिर इम्पेयरमेंट, तो मान लो आपने 5 लाख के डिबेंचर लिए, लेकिन अब उसका मार्केट वैल्यू 450 हो गया, हो सकता है ना, तो वो चीजें इम्पेयरमेंट में पढ़ेंगे। इम्पेयरमेंट खत्म हो जाने के बाद लास्ट जब आप एग्जिट मारते हो कि 5 लाख के डिबेंचर लिए थे, अब निकल रहे, सेल कर रहे, तो सेल ऑफ डेट सिक्योरिटीज ओवर, चैप्टर ओवर नहीं है, डेट सिक्योरिटीज के बारे में इतना पढ़ना है, ठीक है। तो ये खाली डेट वाला पोर्शन में आपको शेयर कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, शांति से एक बार पढ़ लेना, प्रैक्टिकल चीजें हैं, कोई ना समझ आए तो पूछ लेना। आगे आपका इन्वेंट्री का चैप्टर खत्म हो गया है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो टॉपिक्स, कुछ ज्यादा ऐसा ऑफबीट नहीं है, खाली वो अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन वाला एक कॉन्सेप्ट है, फिर लिफो लिक्विडेशन है, लिफो लेयर्स है, ये 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे है जो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि 100% कॉन्फिडेंस ना आया, तो ऑलमोस्ट कल तक के लेक्चर्स आई थिंक ऐप में अपलोड हो चुके होंगे, तो यू कैन रिविजिट, स्टिल इफ देयर इज अ क्वेरी परसिस्ट, डाउट परसिस्ट, देन यू कैन कांटेक्ट मी। आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीक का आपको शेड्यूल मिल जाएगा संडे को। डन, चलो बाय बाय, हैव फन।